वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण लावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया। राइट, व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट आइदर ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि इनर्शिया क्या है? एक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती अगर वो रेस्ट पे है या मोशन में है या वो मोशन में है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो खुद से रुक नहीं सकती। कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो खुद से चल नहीं सकती, राइट। और कोई बॉडी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या मोशन को रोकने के लिए या किसी रुकी हुई बॉडी को चलाने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की, राइट। अच्छा, तो फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सके, राइट। अच्छा, अब क्या होता है, देखो कुछ बॉडीज़ हैं जो बहुत कम फोर्स में अपनी स्टेट को चेंज कर लेती हैं, है ना। अगर वो रेस्ट पे है तो कम फोर्स लगाएंगे आप तो वो क्या आ गई? मोशन में आ जाएगी, है ना। वो मोशन में है तो कम फोर्स लगाने पे ही वो क्या आ गई? रेस्ट पे आ गई। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होंगी उनको रेस्ट से मोशन में लाने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और मोशन से रेस्ट पे ले जाने में भी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बॉडी को चलाने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है और दूसरी बॉडी को चलाने में कम फोर्स लग रही है, तो हम बोलेंगे जिस बॉडी को चलाने में ज़्यादा फोर्स लग रही है उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है और जिस बॉडी को चलाने में कम फोर्स लग रही है उस बॉडी का इनर्शिया कम है, राइट। भाई इनर्शिया क्या है? इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। तो अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पा रही है ना, ये ज़्यादा फोर्स लगाने पे चेंज कर रही है, यानी उसके अंदर इनेबिलिटी ज़्यादा है, वो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती। ठीक है, और कम फोर्स में ही अगर बॉडी अपनी स्टेट चेंज कर रही है यानी कि उसमें इनेबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट कम है, राइट। तो बेसिकली इनर्शिया इज इनेबिलिटी ऑफ बॉडी to change its state of rest or motion in a particular direction, right। अच्छा, तो inertia is basically directly proportional to mass, है ना। मास जिस बॉडी का ज़्यादा होगा उस बॉडी को चलाने में भी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उस बॉडी को रोकने में भी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। किसी बॉडी का मास कम है तो उस बॉडी को चलाने में कम फोर्स लगानी पड़ेगी और रोकने में भी कम फोर्स ही लगानी पड़ेगी। तो इनर्शिया इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। अब इनर्शिया हमारे पास तीन टाइप के हैं, ठीक। पहला हमारे पास इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा इनर्शिया है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। हमारे पास तीन तरीके के इनर्शिया हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस वक्त वो बॉडी जो इनर्शिया दिखा रही है उस इनर्शिया को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है उसको हम चलाने के लिए फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज होगी। कम फोर्स में भी स्टेट चेंज हो सकती है, ज़्यादा फोर्स में भी स्टेट चेंज हो सकती है। ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो इनर्शिया क्या है? ज़्यादा है। कम फोर्स लगा रहे हैं, कम फोर्स लगाने में स्टेट चेंज हो रही है तो इनर्शिया क्या है? कम है। वो कौन सा इनर्शिया है? वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्योंकि बॉडी अभी रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रहना प्रेफर करेगी। फिर बात आती है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और मूव करती है बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है, ठीक, तो उस वक्त जो वो इनर्शिया शो कर रही है, ठीक है, मान लो एक पर्टिकुलर बॉडी को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है और दूसरी बॉडी को रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ रही है। तो एक बॉडी ज़्यादा इनर्शिया दिखा रही है और दूसरी बॉडी कम इनर्शिया दिखा रही है, तो ये कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो मूव कर रही है। फिलहाल जो इनर्शिया दिखाएगी वो इनर्शिया ऑफ मोशन। अब मान लो एक बॉडी चल रही है और हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त वो बॉडी क्या करेगी? जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी में ही चलना पसंद करेगी, राइट। तो उस टाइम जो वो इनर्शिया दिखाएगी, है ना, जब हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे उस इनर्शिया को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल से बात करें, तीनों के एग्जाम्पल्स
के बारे में डिस्कशन करें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, हम सब जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक पे खड़े हो और एकदम से हम बाइक को स्टार्ट करके एक्सेलरेट करते हैं तो जो बंदा बाइक पे बैठा है वो क्या होता है, जर्क पीछे को होता है ना, बैकवर्ड जर्क फेस करता है। वो क्यों फेस करता है? ऐसे ही मान लो आप कार में हो या बस में हो, जैसे ही वो स्टार्ट होती है मोशन में तो आप सीट पे क्या हो जाते हो, पीछे वो जर्क कर जाते हो। क्यों जर्क कर जाते हो? क्योंकि आपकी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, ठीक है, और वो किस में रहना पसंद करेगी, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया शो कर रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जैसे ही क्या होता है, बाइक या कार या बस मोशन में आती है तो आपकी बॉडी का जो हिस्सा कांटेक्ट में रहता है बस, कार और बाइक से, वो हिस्सा तो मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा किस में रहता है, रेस्ट पे, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट पे रहता है और नीचे वाला मोशन में आ जाता है, तो बॉडी क्या करती है, पीछे को हमको ऐसा लगता है जर्क कर रही है, यानी कि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा हमारा जहाँ था वहीं रहना पसंद करता है, क्योंकि वो कौन सा इनर्शिया शो कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं, जिस टाइम हम मूव कर रहे हैं बाइक पे है ना, कार में या बस के अंदर, तो जिस टाइम ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर तो हम क्या करते हैं, जर्क फॉरवर्ड करते हैं। क्यों जर्क फॉरवर्ड करते हैं? क्योंकि हम मोशन में हैं और हम कौन सा इनर्शिया शो कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, और हम क्या रेस्ट में नहीं आना चाहते, राइट, रेस्ट में नहीं आना चाहते ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बस जैसी रुकती है हमारी बॉडी रुक नहीं पाती ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड जर्क करते हैं, राइट। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो और आपने देखा होगा कि जब कोई टर्न आता है और हम स्टेयरिंग घुमाते हैं कार का और कार इस तरीके से टर्न करती है, तो अगर कार इधर टर्न करिए तो आप इस डायरेक्शन में कार में क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, है ना। और अगर कार ऐसे टर्न कर रही है तो आप दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो असल में हो क्या रहा है, जब कार चल रही है तो आप कार के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है आपकी चलने की, लेकिन जैसी कार मूव करती है तो आपकी डायरेक्शन को वो क्या कर रही है, चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या चाहोगे, आप ऐसे ना जाके जहाँ सीधा ही जाना चाहोगे, है ना, जिस डायरेक्शन में चल रहे थे। तो अगर कार ऐसे मुड़ी तो आप कार में इस डायरेक्शन में सीधा ही जिस डायरेक्शन लेते उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करोगे। तो आपको कार में ऐसा फील होता है कि आप राइट और लेफ्ट क्या कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो बार बार, राइट। तो दैट इज़ ड्यू टू व्हाट, दैट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सारी बात हुई इनर्शिया के बारे में। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ। पहले बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक। न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हैं अभी हम। न्यूटन ने 3 लॉ हमको दिए हैं, ठीक। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राइट। अब देखो न्यूटन ने क्या बोला, इनर्शिया की ही बात को थोड़ा सा अपने शब्दों को बदल दिया, अपने सेंटेंस को बदला थोड़ा सा, इनर्शिया का नाम ना लेके सारी बात इनर्शिया के बारे में ही बता दी। न्यूटन ने क्या बोला, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव ही करेगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। तो वही तो इनर्शिया होता है, बॉडी अपने आप से स्टेट चेंज नहीं कर सकती है, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो ये था हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बेसिकली इनर्शिया को ही शब्द बदल के बताया गया है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना, और अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव in a particular direction until an external force is applied on it, right, until an external force is applied on it, right, okay। तो ये क्या है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इनर्शिया को ही हमने क्या कर दिया, दूसरे शब्दों में बताया। किसने बताया, न्यूटन ने, ठीक ठीक।
तो अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिए जितने भी इनर्शिया के, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ क्या कहता है? देखो, सेकंड लॉ हमको ये बताता है कि अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई है और उसकी स्टेट चेंज हुई है, ठीक है, तो उस फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या हमें ये पता है कि एक बॉडी की कुछ सर्टेन स्टेज थी और उसकी स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई, जैसे वो रेस्ट पे थी और वो मोशन में आ गई। तो अगर हमें ये पता है बॉडी रेस्ट पे थी और कितना मोशन उसमें आ गया, उसकी कितनी वेलोसिटी हो गई है, क्या उसका मास है, कितना चेंज आया है उसके मोशन में, तो हम ये पता लगा लेंगे कि फोर्स हमने कितनी उस पर अप्लाई करी होगी, यानी इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम जान सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन ने क्या बोला कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या बोला कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। फोर्स किसके बराबर होती है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, ऑफ दैट बॉडी, ये लिख लो, है ना। अब इसमें एक टर्म आ रही है मोमेंटम। तो मोमेंटम हमने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, है ना। मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम क्या होता है? देखो, अगर किसी बॉडी में मोशन है तो उस बॉडी के पास मोमेंटम है। किसी बॉडी में कितना मोशन है उसको जानने के लिए हमने एक टर्म बनाई, उसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम डिफाइंस क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, ठीक है। ये एक मोशन की कितनी क्वांटिटी है किसी बॉडी में, है ना, उसको मेजर करने का एक तरीका है। तो मोमेंटम क्या है? मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितनी मोशन की क्वांटिटी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज वी हैव टू बॉडीज, है ना। हमारे पास एक कार है, ठीक, और एक हमारे पास मान लो ट्रक है, ठीक। दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। ये भी मान लो v वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी मान लो, दोनों ही 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना। लेट्स सपोज ये कार है 100 kg की और ये ट्रक है 1000 kg का, है ना। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्या दोनों में मोशन सेम है? तो क्या होता है, हम मोशन को वेलोसिटी से या स्पीड से सोचते हैं, है ना। हमारे सोचने का तरीका क्या है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसमें मोशन ज़्यादा है। वो एक फैक्टर है। एक फैक्टर और है जिसमें मोशन डिपेंड करता है ना। देखो, दोनों 50 की स्पीड से चल रही हैं तो साथ साथ चलेंगी, है ना। देखने में हमको ऐसा लगेगा दोनों बराबर मोशन कर रही हैं, दोनों में क्वांटिटी ऑफ मोशन सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो, ये कार कितने केजी की है? 100 kg की। ट्रक कितना है? 1000 kg का। ये जो ट्रक है ये 100 kg की 10 बॉडीज़ हैं। समझ में आई बात? भाई कार 100 kg की, लेकिन ट्रक कितना है? 1000 kg का। यानी कि जो ट्रक है वो 100 kg की 10 बॉडीज़ हैं, यानी इसके अंदर जो मोशन है वो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है? 10 कार के बराबर का क्वांटिटी ऑफ मोशन है इसके अंदर। समझ में आई बात? तो यानी कि मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम खाली वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है। मास जितना ज़्यादा होगा उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन उतनी ज़्यादा होगी। तो फाइनली मोमेंटम का फॉर्मूला जो हमारे पास आता है P = mv, राइट। तो किसी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको जानने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं P = mv, ठीक है। इसका अगर आप यूनिट बनाना चाह रहे हो तो यूनिट क्या होता है इसका? देखो, मास का यूनिट क्या होगा? kg, और स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, राइट। तो हमने जान लिया मोमेंटम क्या है, राइट। ऑल्सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम की क्या होती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है।
तो यानी कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे स्पीड न रख के आप क्या रखोगे, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों कह रहा हूँ मैं मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी? फॉर एग्जाम्पल, दो बॉडीज़ हैं और वो चलती हुई आ रही हैं, दोनों के पास कुछ मोमेंटम है ना, इसके पास मान लो P1 है, इसके पास P2 है, और वो जब कोलाइड करती हैं, ठीक है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोलिजन हुआ, एक्सीडेंट हो गया, ठीक, तो दोनों बॉडीज़ को नुकसान होता है, राइट। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो जाए कि एक बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रही है और दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन से आ रही है और उनके बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, और इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को हिट किया, तो जो नुकसान होगा इस बॉडी को होगा, इस बॉडी को नुकसान बहुत कम होगा, राइट। तो दोनों केसेस में दोनों बॉडीज़ के साथ पास सेम, मान लो दोनों बॉडी के पास पर्टिकुलर मोमेंटम है, इसके पास कुछ मोमेंटम है, इसके पास कुछ मोमेंटम है, और दूसरी कंडीशन में भी दोनों के पास उतना ही मोमेंटम है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये वाली बॉडी को नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि इस बॉडी के मोमेंटम की डायरेक्शन ये है और इस बॉडी के मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है। तो इसके मोमेंटम ने इसको अफेक्ट किया, लेकिन इसका मोमेंटम इस बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाया। तो दैट्स वाई मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो P is a vector quantity, right? Momentum is a vector quantity, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, P वेक्टर से, और फाइनली फॉर्मूले में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, M इंटू वी वेक्टर, क्योंकि M इज अ मास, मास इज स्केलर क्वांटिटी, और देन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। लेकिन हम मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं, हमको क्या बात करनी है, सेकंड लॉ की, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक। अब देखो, अब मान लो एक बॉडी मूव कर रही है, राइट, और उस बॉडी को रोकने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ, है ना, मैं सुपरमैन हूँ, एक बॉडी, एक कार मूव करती हुई आ रही है, और मैं क्या करता हूँ, मैं उस कार के आगे खड़ा हो जाता हूँ और उस कार को पे फोर्स लगाता हूँ, इस तरीके से फोर्स लगाता हूँ, और क्या करता हूँ, उस कार को रोकने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो कार धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और इसकी स्पीड मान लो थोड़ी सी कम हो गई, उसके बाद मैंने फोर्स लगानी बंद कर दी। यानी कि सिचुएशन कैसी है कि ये मान लो कार है ना, और उसके पास सर्टेन वेलोसिटी है, उसको मैं बोलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी शुरू की, और आफ्टर सम टाइम मैंने फोर्स लगानी बंद कर दी, और इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो गई v, ठीक। तो देखो इसके मोमेंटम में कुछ चेंज आया, है ना, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, लेट सपोज इसका मास m है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, mu, है ना, मास इनटू वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम इसका कितना है, mv, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ pf माइनस पी आई, है ना, यही तो चेंज इन मोमेंटम हुआ। अब लेट्स सपोज इस काम को होने में t टाइम लगा, ठीक है, जितनी देर मैंने फोर्स लगाई उतनी देर इसका मोमेंटम चेंज हुआ, और ये जो फिनोमिना हुआ इतनी देर में कितना टाइम कंज्यूम हुआ, t टाइम कंज्यूम हुआ, है ना, t टाइम में। तो अब देखो रेट क्या होता है, रेट होता है किसी भी चीज़ का चेंज फॉर 1 सेकेंड, है ना, किसी भी चीज़ में कोई चेंज हुआ है 1 सेकेंड में, हर सेकेंड किसी बॉडी में कितना चेंज हो रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट, उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम ये कितने टाइम में हुआ, t टाइम में, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ होगा। तो देखो भाई, t टाइम में जो मोमेंटम में चेंज आया वो आया pf माइनस पी आई, तो 1 सेकेंड में कितना आएगा, t को इधर ले जाओ, तो ये हो गया pf माइनस पी आई अपॉन टी। तो 1 सेकेंड में मोमेंटम में कितना चेंज आया, pf माइनस पी आई अपॉन टी, ठीक। तो 1 सेकेंड में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं रेट, है ना, चेंज इन समथिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे करंट की बात करो, करंट इज व्हाट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, है ना। आप स्पीड की बात कर लो, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम, तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट। करंट इज रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, राइट। तो सिमिलरली टी टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, पी एफ माइनस पी आई, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, पी एफ माइनस पी आई, टी को नीचे लेगा टी, तो यही क्या है, रेट, ये क्या है, रेट इज इक्वल्स टू हो गया पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी।
अब न्यूटन ने क्या बोला कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट के, राइट। तो मैं लिख देता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। ये है हमारा क्या, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ को लिख सकता हूँ मैं एम वी, और पी आई को लिख सकता हूँ एम यू, और ये हो गया आपका टी। यहाँ से m कॉमन आ गया तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। और यू नो वेरी वेल v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मास और एक्सेलरेशन की फॉर्म में, राइट। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमको अगर इक्वल टू का साइन लगाना है तो एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट हमको होती है एक फॉर्मूला को फाइनलाइज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया के एम इंटू है ना, ये क्या है, कांस्टेंट। अब हमने बड़ी ही होशियारी से इस के की वैल्यू को क्या कर दिया, 1। कैसे किया हमने 1, हमने बोला कि हम एक किलो मास की बॉडी लेते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं, तब तक फोर्स लगाते हैं जब तक उसमें एक्सेलरेशन कितना ना आ जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, राइट। तो हमने कितने मास की बॉडी ली, 1 kg की बॉडी ली, और उस पर हमने क्या करा, फोर्स लगाई जब तक उसमें एक्सेलरेशन कितना नहीं हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। एक ऐसी फोर्स लगाई जो कितना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस कर रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमने बोला उस फोर्स को हम बोलेंगे 1 यूनिट की फोर्स। क्या बोलेंगे, 1 यूनिट की फोर्स, ठीक है। उस फोर्स की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट की फोर्स लग रही है। यानी 1 kg का मास लेते हैं और उस पर हम हिट एंड ट्रायल करके फोर्स लगाते हैं, एक ऐसी फोर्स पे पहुंच जाते हैं जो 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू को हम 1 मानेंगे। तो हमने फोर्स की वैल्यू को क्या मान लिया, 1 यूनिट। अब ये सारी बातें हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी है ना, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो देखो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो गई, 1, के मास की वैल्यू भी क्या है 1, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या है 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1, एंड के इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो के की वैल्यू फाइनली 1 आ गई। तो यानी कि अब के की वैल्यू को तुम यहाँ पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तुमको मिलेगा F इज इक्वल्स टू एम में, ये हमारा क्या है, फाइनल फॉर्मूला, ठीक। फोर्स का यूनिट क्या हुआ, मास का यूनिट क्या हुआ आपका kg, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब क्योंकि फोर्स के बारे में स्टडी किसने किया था, न्यूटन ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था फोर्स के बारे में, तो हमने उनको रेस्पेक्ट दिया, और उस रेस्पेक्ट के चलते हमने इस यूनिट को क्या बोलना शुरू कर दिया, न्यूटन। इस यूनिट को क्या बोलना शुरू कर दिया, न्यूटन, और डिनोट किससे करना शुरू किया, एन से, राइट। चलिए, तो ये सारी बात हुई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। या उससे पहले इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। भाई हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन जानी थी, है ना। हम जर्क फॉरवर्ड कर जाते हैं, जर्क बैकवर्ड कर जाते हैं, कार में साइड वाइज स्विंग करते हैं, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड जब कार मूव करती है। तो दोज वर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अभी मैंने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, अभी इसकी एप्लीकेशंस को भी चलो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो एप्लीकेशंस की बात कर लें, अगर क्या यूज़ है इसके, तो देखो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन देखो। अब क्या होता है, सब हमको क्रिकेट का बहुत शौक है, हम सब खेलते भी हैं और देखते भी हैं मैच। तो क्या होता है, ड्यूरिंग अ कैच क्या करता है प्लेयर, क्या करता है, बॉल जैसी आती है बॉल को पकड़ता है और इस तरीके से हाथ को पीछे स्विंग करके लेके जाता है, राइट। तो हो क्या रहा है, देखो अगर मान लो मैं आपको एक बॉल मारूं, है ना, और वो आपको आके हिट करे, तो आपको क्या होगा, चोट लगेगी, यानी वो फोर्स जो लगी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। क्या हो रहा है, देखो मान लो फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसके पास सर्टेन मोमेंटम है, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट का उसके पास मोमेंटम है, और वो बॉल आती है और वो मुझको हिट करती है, और हिट करते के साथ ही उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0। ठीक, हिट करने के बाद वो नीचे गिर गई, राइट। तो क्या हो रहा है, देखो मान लो मैं आपको एक बॉल मारूं, है ना, और वो आपको आके हिट करे, तो आपको क्या होगा, चोट लगेगी, यानी वो फोर्स जो लगी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। क्या हो रहा है, देखो मान लो फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसके पास सर्टेन मोमेंटम है, और वो बॉल आती है और मुझको हिट करती है, और हिट करने के बाद वो नीचे गिर गई, राइट।
तो क्या हुआ देखो, विद इन फॉर एग्जाम्पल देखो 1 सेकंड में बॉल ने हिट किया मुझे, और विद इन 1 सेकंड उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, यानी उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड से बहुत कम टाइम लगता है ना, 0.1 सेकंड, मे भी उससे भी कम टाइम लग सकता है ये सब चेंज होने में, 0.01 सेकंड, ठीक है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ कि बॉल आके मुझको हिट करती है और विद इन 1 सेकेंड उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, 0, राइट। तो देखो क्या होगा, मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स क्या है, Pf माइनस पी आई अपॉन टाइम। तो मान लो वो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना था, 100 यूनिट का, है ना, और टकराने के बाद कितना हो गया, 0, ठीक। तो बाद का 0 और पहला कितना था, 100, राइट, और कितने टाइम में हुआ, 1 सेकंड में। तो फोर्स देखो कितनी लग रही है, फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, यानी मेरे ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन की, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, तुम दोबारा ऐसा कोई मेरे ऊपर बॉल फेंकता है तो मैं क्या करूँगा, उसको कैच करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो ठीक है, दोबारा किसी ने वही बॉल मेरे ऊपर थ्रो की और मैंने क्या किया, ऐसे हाथ लगाया उसको कैच करने के लिए। तो जैसी बॉल आई और बॉल आके मेरे हाथ पे टकराई, ठीक है, अभी भी मुझको उतना ही ज़्यादा नुकसान हो, मैंने कैच करने की कोशिश की, मैं कैच भी नहीं कर पाया उस बॉल को, और मेरे हाथ पे उतनी ही चोट लगी जितनी मुझे यहाँ लगी थी। यानी अब भी क्या हुआ है, उसका क्या था, मोमेंटम 100 था, टकराने के बाद कितना हो गया, 0 विद इन 1 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फोर्स मेरे हाथ पे कितनी लगी, 100 न्यूटन की, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्रिकेट में खेलने के दौरान जो प्लेयर्स होते हैं, जो टेक्निक यूज़ करते हैं कैच को करने की, है ना, हाथ को इस तरीके से पीछे मूव करते हैं ड्यूरिंग कैच, या इस तरीके से मूव करते हैं, मैंने वही टेक्निक यूज़ करी। अब जब तीसरी बार वो बॉल मेरे पास आई 100 यूनिट के मोमेंटम से, मैंने क्या किया, इस बॉल को पकड़ा, और जिस टाइम मैंने पकड़ा मैंने क्या किया, अपने हाथ को पीछे मूव किया। यानी हो क्या रहा है देखो, जब बॉल मेरे हाथ पे पहुंची उसके पास कितना मोमेंटम था, 100, और मैं यहाँ तक ले गया और उसका मोमेंटम हो गया 0। समझ में आई बात। मैंने क्या किया, मैंने उसके मोमेंटम के चेंज होने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया। तो फॉर एग्जांपल अब टाइम पीरियड कितना हो गया, मान लो उसके मोमेंटम के चेंज होने का 3। भाई जब यहाँ बॉल आके मेरे हाथ पे पहुँची तो मोमेंटम कितना था, 100 यूनिट का, और मैं उसको पीछे ले गया, यहाँ आके उसका मोमेंटम 0 हुआ, यानी विद इन 3 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड में उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब मैं जब दोबारा इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाऊंगा तो फाइनल मोमेंटम है 0, इनिशियल मोमेंटम है 100, लेकिन टाइम मैंने चेंज होने का कितना बढ़ा दिया, 3। तो फोर्स कितनी आ रही है, -33.3 न्यूटन। तो देखो फोर्स 1/3 कम हो गई है, यहाँ से कितनी हो गई है, 1/3। तो यानी कि अगर मोमेंटम के चेंज होने का आप टाइम बढ़ा दो तो फोर्स उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात। तो दैट्स वाई ड्यूरिंग प्लेइंग क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेटर्स क्या करते हैं, कैच को, अगर कोई कैच आ रहा है इस तरीके से उसको कैच करते हैं, अपने हाथों को लोअर करते हैं, ठीक है, पीछे लेके जाते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो कौन सी ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो क्या चाहते हैं, टाइम पीरियड को बढ़ाना, जिससे क्या हो जाए, फोर्स अप्लाइड ऑन हैंड्स क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आई बात। तो ये है एप्लीकेशन सेकंड लॉ की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सिंपल सा बात लेके, अगर मान लो हम फर्श पे, अगर आप ऊपर से मान लो सर्टेन हाइट से अगर आप गिरते हो, और अगर आप डायरेक्ट कंक्रीट पे जाके गिरते हो, तो विद इन मान लो फॉर एग्जांपल 1 सेकंड आपका मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी, है ना, राइट। मान लो आप किसी हाइट पे हो, सर्टेन हाइट पे हो, है ना, और यहाँ पे कंक्रीट है, और कंक्रीट पे आप जाके गिरते हो, ठीक। तो मान लो आपका यहाँ टकराने से पहले मोमेंटम कितना था, 100 यूनिट का, और टकराते ही कितना हो गया, 0 यूनिट का, ठीक है। तो आप पे कितनी फोर्स लगी, 100 न्यूटन की। लेकिन अगर मान लो कंक्रीट की बजाय यहाँ पे मैं एक फोम का गद्दा लगा दूँ, है ना, राइट। तो क्या होगा, अब देखो जब बॉडी टकराएगी तो टकराने पे उसका मोमेंटम कितना है, 100, लेकिन चेंज होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि फॉर्म क्या होगी, कंप्रेस होगी, ठीक। तो उसके मोमेंटम को चेंज होने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो हो सकता है अब पहले टकराते ही चेंज हो रहा था, अब मान लो 2 सेकंड लग गए, तो अब 2 सेकंड अगर लग गए तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा, और 2 सेकंड आ जाएगा तो आप पे फोर्स कितनी लगेगी, 50 न्यूटन की, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर न्यूटन्स, आर ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। चलिए अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। चलिए थर्ड लॉ बहुत ही अच्छा लॉ है, ठीक है, और बहुत इजी भी है,
थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक्शन से यहाँ मतलब क्या है? एक्शन का मतलब ये नहीं है जो हम सोचते हैं दुनिया में कि मैंने तुम्हें मारा है तो तुम भी मुझे मारोगे, है ना, उसने मेरा ये नुकसान कर दिया तो मैं भी उसका ये नुकसान कर देता हूँ, वो नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक्शन बेसिकली इज फोर्स एंड रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स. यानी कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ तो वो बॉडी मुझ पर उल्टा फोर्स लगाएगी, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, मैं इसको इस तरीके से कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक. तो मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाई, लेकिन मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, जब मैं इसको ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है. इसका मतलब क्या है? ये जो बोर्ड है, ठीक, ये मेरे हाथ पे उल्टी फोर्स लगा रहा है, राइट. आप खड़े हो, ठीक, आप खड़े हो ग्राउंड पे, तो आप क्या कर रहे हो? ग्राउंड को दबा रहे हो सर्टेन फोर्स से. तो आप महसूस करो अपने पैरों पे, आपको क्या महसूस होगा? आपके पैरों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है. दैट इज़ अ रिएक्शन फोर्स, है ना. वो क्या है? एक रिएक्शन फोर्स है जो कि ग्राउंड आपके पैरों पे लगा रहा है, राइट. अच्छा, तो देखो और बात कर लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये कार है और आपने क्या किया? आपने इस कार को धक्का मारा एफ फोर्स से, राइट. आप इस कार को धक्का मारते हो. जैसे ही आप कार को धक्का मारते हो तो आपने कार पे क्या लगाई? एफ फोर्स लगाई. तो तुरंत कार आप पे क्या लगाएगी? पीछे को एफ फोर्स लगाएगी, ठीक. तो कार मूव कर जाएगी और आप भी पीछे को मूव करोगे, लेकिन आप क्या करते हो? आपने आपको संभाल लेते हो. आप क्या करते हो? ग्राउंड से जब आप कार को धक्का लगाते हो, देखा होगा आपकी बॉडी पे आप पीछे फिसलने को तैयार होते हो ना. आपके पैर क्या होते हैं? टिक नहीं पाते. आपको जोर लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे बैकवर्ड, है ना, पीछे की तरफ ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है. तो वो क्यों लगाना पड़ रहा है आपको? क्योंकि जैसे ही आपने बॉडी पे फोर्स लगाई तुरंत उसने आप पे लगाई. तो आपने अपने आप को बैलेंस कैसे किया? आपने पीछे ग्राउंड पे, ठीक है, अपने आप को क्या कर लिया? रोक लिया पीछे ग्राउंड पे फोर्स लगा के, राइट. अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा जो एग्जांपल हमें देखने को मिलता है इसमें वो है जब बोट और बैंक होता है रिवर का, है ना. तो मान लो यहाँ पे ये बैंक ऑफ अ रिवर है और यहाँ पे क्या है? एक बोट है रिवर में, है ना, एक बोट है, राइट. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाटर है. और अब क्या आप नोटिस करो क्या होगा जब आप बोट में खड़े हो, ठीक है, और आपको कहाँ जाना है? आपको बैंक पे जाना है, ठीक. तो जैसे ही आप बैंक पे जाते हो तो आप क्या करते हो? बोट को पीछे पुश करते हो. जैसे ही आप बोट को पीछे पुश करोगे, बोट पे पीछे एफ फोर्स आप लगाओगे, है ना, अपने पैर से, तो तुरंत बोट आपको क्या देगी? आगे को रिएक्शन देगी, जिसकी वजह से आप कहाँ पहुँच जाओगे? बैंक पे, और बोट पीछे मूव करने लगेगी, राइट. तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो जिस बॉडी पे हमने एक्शन किया उस बॉडी ने हम पे रिएक्शन किया, और हम दोनों बॉडीज़ को बोला जाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट. अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ मोशन की बात करते हैं. हम मूव कैसे करते हैं? मूव भी हम थर्ड लॉ की वजह से ही करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ मोशन, राइट. हम कैसे मूव करते? देखो, हमको मूव करना है या हमको दौड़ना है, तो आप नोटिस करो, आप जब दौड़ते हो आप क्या करते हो? ग्राउंड को पीछे पुश करते हो, ठीक. ग्राउंड को क्या करोगे आप? जब आप दौड़ोगे तो आप ग्राउंड को अपने पैरों से क्या करोगे? पीछे की तरफ पुश करोगे. जैसे ही आप ग्राउंड को पैर से पीछे की तरफ पुश करोगे, ग्राउंड आपको क्या करेगा? आगे पुश करेगा, ठीक है. आपने ग्राउंड पे पीछे एक्शन किया, ग्राउंड ने आपकी बॉडी पे इधर रिएक्शन किया, तो ग्राउंड ने जैसी रिएक्शन किया आप क्या करोगे? आगे गिरने वाले होंगे जैसे ही, तो आप अगला पैर क्या रख दोगे? आगे रख दोगे, अपने आप को बैलेंस कर लोगे, ठीक है. उसके बाद क्या करोगे? आप अपने अगले पैर से फिर पीछे फोर्स लगाओगे, ग्राउंड आपको फिर से क्या करेगा? आगे की तरफ पुश करेगा, और फिर आप आगे मूव करोगे और फिर से अपना दूसरा पैर टिका लोगे ताकि आप गिरो ना. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप क्या करते रहोगे? आप मूव करते रहोगे, ठीक है. अब आप ग्राउंड पे क्या फोर्स लगा कैसे पा रहे हो? ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना. फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है? आप फिसलते नहीं हो. आप जैसे ही पीछे फोर्स लगाते हो, फ्रिक्शन आपके पैर को लॉक कर देता है. आपने ग्राउंड को पुश किया, ग्राउंड ने आपको आगे पुश किया. तो जब फ्रिक्शन नहीं होता तो हम मूव भी नहीं कर पाते, हम स्लिप होके बार बार गिरते रहते हैं, ठीक. तो ये हुई बात न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक. अच्छा,
अब इसमें एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल कोई फ्रिक्शनलेस जगह है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है और आप उसमें मूव नहीं कर पा रहे, जैसे कीचड़ है ना। फॉर एग्जांपल आप कीचड़ में फंस गए हो, ठीक, और आप मूव नहीं कर सकते हो, और मान लो वहाँ पे कीचड़ में कोई बॉडी पड़ी हुई है एम मास की, ठीक, और आप यहाँ पे फंस गए हो, राइट, और आप मूव नहीं कर पा रहे यहाँ से, ठीक है, आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हो, तो आप क्या करो, आप इस बॉडी पे एफ फोर्स लगाओ। जैसे ही आप इस बॉडी पे एफ फोर्स लगाओगे, ये बॉडी आप पे इधर एफ फोर्स लगेगी, तो आप क्या नोटिस करोगे, ये वाली बॉडी इधर मूव कर जाएगी और आप उसके रिएक्शन की वजह से पीछे मूव कर जाओगे, राइट। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आज हमने बात करी इनर्शिया की और 3 लॉ ऑफ मोशन की, और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट।